रामपुर नाम के एक बेहद खूबसूरत और हरे भरे गांव में आशुतोष नाम का एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित जमींदार रहता था। आशुतोष केवल धन दौलत से अमीर नहीं था, बल्कि उसका हृदय भी सोने जैसा शुद्ध और विशाल था। गांव में किसी को भी कोई छोटी या बड़ी मुसीबत होती तो वो बिना मांगे उसकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा रहता। चाहे गांव के किसी पुराने मंदिर की मरम्मत करवानी हो या भयंकर बारिश में बेघर हुए गरीब लोगों के लिए छत का इंतजाम करना हो, आशुतोष हमेशा अपना खजाना खोल देता था। अपनी इसी निस्वार्थ सेवा और दान धर्म के कारण केवल रंगापुरम में ही नहीं, बल्कि आसपास के 10-15 गांव में भी उसकी बहुत इज्जत थी और लोग उसे देवता के समान मानते थे। उसी गांव के दूसरे कोने में लल्लू नाम का एक किसान भी रहता था। लल्लू सिर्फ नाम का ही किसान था, क्योंकि मेहनत और पसीने से उसका कोई वास्ता नहीं था। उसे काम करने में भारी आलस आता था। सुबह आँख खुलते ही वो गांव की चौपाल पर चला जाता और वहाँ बैठकर फालतू की गपशप लड़ाता या जुआ खेलकर अपना कीमती समय बर्बाद करता। काम धाम कुछ करना नहीं, लेकिन लल्लू को ऐशो आराम की जिंदगी जीने और हर दिन तरह तरह का लजीज और मसालेदार खाना खाने का बहुत शौक था। अपनी इसी बुरी आदतों और दिखावे की जिंदगी के कारण उसने खेती बाड़ी बिल्कुल छोड़ दी थी। अपने शौक पूरे करने के लिए वो गांव के लोगों से कर्जा लेता रहता था। धीरे धीरे पूरे गांव में उसने अपना भरोसा खो दिया था। एक समय ऐसा आया जब लल्लू को अपनी जवान बेटी की शादी करनी पड़ी, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करे कि आसपास के 4 गांव में उसी की चर्चा हो और उसकी झूठी शान बढ़ जाए। उसने बड़े बड़े सपने तो देख लिए, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने गांव के हर छोटे बड़े साहूकार के हाथ जोड़े, पैर पड़े, मिन्नतें की, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। सबने उसे उसके मुंह पर ही टका सा जवाब दे दिया। अरे लल्लू, जो आदमी अपने पुराने कर्जे आज तक नहीं चुका पाया, वो इतना बड़ा नया कर्जा कैसे चुकाएगा? अंत में थक हार कर लल्लू ने फैसला किया कि अब उसे भी गांव के सबसे दयालु व्यक्ति यानी आशुतोष के ही पास जाना होगा। इसलिए उसे सीधे उनके घर जाकर पैसे मांगने में बहुत शर्म और घबराहट महसूस हो रही थी। एक दिन उसे पता चला कि आशुतोष अपने दूर वाले खेतों का मुआयना करने के लिए गए हैं। लल्लू मौका देखकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर जाकर उनका इंतजार करने लगा। लल्लू वहां पहुंचा ही था कि अचानक मौसम ने एक बेहद डरावनी करवट ली। सुबह से जो आसमान बिल्कुल साफ और नीला था, वो चंद मिनटों में ही भयानक काले और डरावने बादलों से पूरी तरह घिर गया। देखते ही देखते बर्फीली और तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में आसमान को चीरते हुए तेज बिजलियां कड़कने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांपने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस भयानक तूफान और बारिश से खुद को बचाने के लिए लल्लू जान बचाकर भागा। पास ही गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे ताड़ के पत्तों से बनी एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी थी। लल्लू भागकर हांफते हुए उस अंधेरी और पुरानी झोपड़ी के अंदर घुस गया। बाहर बारिश का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ठंडी हवाओं के कारण लल्लू का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उस वीरान झोपड़ी में अकेले बैठे बैठे लल्लू के पेट में अब चूहे दौड़ने लगे थे। अपनी पत्नी से खास तौर पर अपने लिए गर्मा गर्म चिकन पराठा बनवाया था। उसने झटपट अपने कपड़ों में छिपा कर रखा वो टिफिन निकाला और उसे खोला। टिफिन खुलते ही उस पुरानी सीलन भरी झोपड़ी में तीखे मसालों और गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन पराठे की महक फैल गई। लल्लू बाहर के तूफान और अपनी ठंड को भुलाकर बड़े चाव और लालच से वो पराठा खाने लगा। सत्ते पे सत्ता, उसी रास्ते से आशुतोष भी अपने खेतों से गांव की तरफ लौट रहे थे। वो भी इस अचानक हुई मूसलाधार बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। उनके कीमती कपड़े पानी से लथपथ हो गए थे। दूर दूर तक कोई पक्का मकान या दूसरा आसरा न देखकर आशुतोष भी दौड़ते हुए उसी बरगद के पेड़ के नीचे बनी उस पुरानी ताड़ की झोपड़ी में घुस गए।
अंदर आते ही आशुतोष ने देखा कि गांव का सबसे आलसी आदमी लल्लू मजे से बैठकर चिकन पराठा उड़ा रहा है। आशुतोष को ठंड से कांपते और भीगते हुए अंदर आते देख लल्लू हड़बड़ा गया। राम राम आशुतोष जी, आहो भाग्य मेरे। सच कहूँ तो मैं आपसे ही मिलने के लिए इस खराब मौसम में निकला था, लेकिन इस भयानक तूफान और बारिश ने मुझे यहाँ फंसा दिया। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है और भगवान ने खुद मेरे दुख दूर करने के लिए आपको साक्षात यहाँ भेज दिया है। राम राम लल्लू। हाँ, बारिश तो बहुत ही भयंकर है, तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पर तुम ये बताओ, इतने खराब मौसम में तुम मुझसे मिलने क्यों आना चाहते थे? ऐसी क्या बड़ी मुसीबत आन पड़ी है? लल्लू चेहरे पर झूठी लाचारी और आंखों में नकली आंसू लिए बोलता है। क्या बताऊं आशुतोष जी, मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं सुबह से पूरे गांव में सबके पैरों में गिर चुका हूं, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर शादी रुक गई तो समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा चाहिए। अगर आपने मना कर दिया तो आज एक गरीब बाप की इज्जत तार तार हो जाएगी। आशुतोष एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वो लल्लू के बिगड़े हुए चरित्र और उसकी आदतों को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन जब बात एक बेटी की शादी और एक पिता की लाचारी की आए तो उनका दयालु हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा कि किसी की पुरानी गलतियों की सजा उसकी मासूम बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने कंधे पर टंगी चमड़े की थैली खोली और बिना किसी झिझक के लल्लू के हाथों में थमा दी। ये लो लल्लू, इन पैसों से अपनी बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के खुशी खुशी और धूमधाम से संपन्न करो। एक पिता होने के नाते अगर मैं एक बेटी के कन्यादान में काम ना आ सका तो मेरे इस धन का क्या फायदा? तुम आराम से शादी निपटा लो और जब तुम्हारे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तब अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरा यह कर्जा धीरे धीरे चुका देना। लल्लू आशुतोष के पैरों को छूने का नाटक करते हुए बोला। आशुतोष जी, आपने आज जो मुझ पर उपकार किया है उसका कर्ज मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि ठीक 1 साल बाद आपकी एक पाई सूद समेत आपको वापस करूंगा। और हाँ, चूंकि यहाँ कोई इंसान नहीं है, इसलिए आज हमारे इस लेन देन की गवाह यह पुरानी झोपड़ी और ये विशाल बरगद का पेड़ है। कुछ देर बाद जब बारिश का जोर थोड़ा कम हुआ तो लल्लू सोने के मुद्राओं से भरी थैली छाती से लगाए खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। आशुतोष भी अपने घर चले गए। आशुतोष के दिए गए पैसों से लल्लू ने अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम और दिखावे के साथ की और देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल के दौरान लल्लू ने जानबूझकर आशुतोष के सामने पड़ने से हमेशा परहेज किया। जब वादे का समय खत्म हो गया तो एक दिन सुबह सुबह आशुतोष खुद लल्लू के घर जा पहुंचे। लल्लू अपने घर के दालान में एक बड़ी सी चारपाई पर बड़े नवाबों की तरह पसरा हुआ था और मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। आशुतोष ने शांति से कहा, राम राम लल्लू, पूरा 1 साल बीत चुका है। तुम्हारी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, जिसका मुझे बहुत संतोष है। लेकिन लगता है तुम मेरे पैसों वाली बात पूरी तरह भूल चुके हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आकर तुम्हें याद दिला दूं। राम राम आशुतोष जी, कैसे पैसे? कौन सा कर्जा? आप अचानक सुबह सुबह मेरे घर आकर ये कैसी अजीब बातें कर रही हैं? मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। आशुतोष थोड़ा चौंकते हुए बोलते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो लल्लू? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? याद करो ठीक 1 साल पहले की वो भयानक काली रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वाली झोपड़ी में तुम बैठकर चिकन पराठा खा रहे थे। तब मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और तुमने खुद कहा था कि वो बरगद का पेड़ और वो झोपड़ी हमारे उस कर्जे के गवाह हैं। लल्लू आवाज ऊंची करते हुए बोलता है, आशुतोष जी, क्या आपकी उम्र के साथ आपका दिमाग भी सठिया गया है? मैं उस खंडहर जैसी झोपड़ी में भला क्यों जाने लगा और वहाँ बैठकर मैं चिकन पराठा क्यों खाऊंगा? उस दिन तो गांव में एक बूंद बारिश भी नहीं हुई थी। आप मुझ जैसे शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी की शादी अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से की है, आपके किसी खैरात के पैसे से नहीं। आशुतोष गुस्से और दुख के साथ कहते, लल्लू, ये तरीका ठीक नहीं है। जब तुम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था तब मैंने तुम्हारी पुरानी बातें भूलकर तुम पर अंधा विश्वास किया। मैंने एक कागज के टुकड़े पर तुम्हारे हस्ताक्षर तक नहीं लिए और इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हाथों में रख दी। मैंने एक बेटी के भविष्य के लिए मदद की और आज तुम मेरे ही मुंह पर इतनी बेशर्मी से सफेद झूठ बोल रहे हो। देखिए आशुतोष जी, आप गांव के बहुत बड़े रईस होंगे अपने घर के लिए,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आकर कुछ भी कहेंगे और मैं डर कर आपको पैसे दे दूंगा। अगर मैंने सच में आपसे इतना बड़ा कर्जा लिया था तो क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि पूरे 1 साल तक बिना किसी लिखा पढ़ी या गवाह के चुप बैठे रहे? अगर आपके पास मेरे दस्तखत वाला कोई कागज है तो पंचायत में दिखाइए, मैं पाई चुका दूंगा। लेकिन अगर बिना सबूत के मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप इसी वक्त मेरे दरवाजे से निकल जाइए। आशुतोष ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लल्लू इतना बड़ा नमक हराम और धोखेबाज निकलेगा। आशुतोष समझ गए कि चूंकि उनके पास कोई लिखित प्रमाण या कोई इंसानी गवाह नहीं है, इसलिए लल्लू इतनी निडरता और सीना जोरी कर रहा है। अपने साथ हुए इस भारी धोखे से आहत होकर आशुतोष न्याय की आस में गांव के मुखिया और सरपंच धर्मेंद्र जी के पास पहुँचे। धर्मेंद्र जी न केवल एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, आशुतोष ने भारी मन से एक एक बात विस्तार से धर्मेंद्र जी को बतानी शुरू की। धर्मेंद्र जी, ये 1 साल पहले की बात है। उस रात एक भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश आई थी। मैं अपने खेतों से लौटते समय गांव के बाहर उस पुराने बरगद वाले पेड़ के नीचे बनी ताड़ की झोपड़ी में बारिश से बचने गया था। वहाँ लल्लू पहले से मौजूद था और अपना चिकन पराठा खा रहा था। उसी वक्त उसने अपनी बेटी की शादी का वास्ता देकर मुझसे रो रो कर 500 सोने के सिक्के मांगे थे। मैंने इंसानियत के नाते बिना किसी कागज के उसे पैसे दे दिए और आज वह सरेआम मुकर रहा है कि उसने कभी मुझसे पैसे लिए ही नहीं। ये सुनकर धर्मेंद्र जी ने तुरंत गांव के चौकीदार को भेजकर लल्लू को भी चौपाल में बुलवा लिया। गांव के काफी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। धर्मेंद्र जी ने दोनों को आमने सामने खड़ा किया। धर्मेंद्र जी कड़क आवाज में बोले, लल्लो, क्या आशुतोष जो कह रहा है वो 100 आने सच है? क्या तुमने उस दिन उस भयानक बारिश में ताड़ की झोपड़ी में बैठकर चिकन पराठा खाते हुए आशुतोष से 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा लिया था? सरपंच जी, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। उस दिन गांव में कोई बारिश नहीं हुई थी। मैं उस ताड़ की झोपड़ी की तरफ गया ही नहीं, ना ही मैंने वहाँ कोई चिकन पराठा खाया। मेरी बेटी की शादी मैंने अपने खुद के जोड़े हुए पैसों से की है। आशुतोष मुझे गरीब समझकर मुझ पर झूठा दबाव बना रहा है। आप ही न्याय कीजिए सरपंच जी। अगर मैंने पैसे लिए हैं तो इनसे कहिए कि वो कागज दिखाएं जिस पर मैंने अंगूठा लगाया हो। धर्मेंद्र बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। लल्लू के चेहरे के हाव भाव और उसके बार बार कागज मांगने की जिद से उन्हें तुरंत समझ आ गया कि लल्लू झूठ बोल रहा है और सबूत ना होने का पूरा फायदा उठा रहा है। दूसरी ओर आशुतोष के चेहरे पर एक सच्चे आदमी की पीड़ा साफ झलक रही थी। धर्मेंद्र ने मन ही मन तय कर लिया कि अब लल्लू के मुंह से सच उगलवाने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलना ही पड़ेगा। आशुतोष, जब तुमने अपनी मेहनत की इतनी बड़ी रकम इस लल्लू को दी थी, तब क्या वहाँ आसपास कोई भी इंसान मौजूद था? क्या दूर से भी किसी ने तुम दोनों को पैसे का लेन देन करते देखा था? कोई नहीं था सरपंच जी। उस भयंकर तूफान में वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। वहाँ केवल हम दोनों, वो जर्जर झोपड़ी और वो पुराना विशाल बरगद का पेड़ ही मौजूद थे। अगर इंसान नहीं थे तो क्या हुआ? उस बरगद के पेड़ की तो आंखें और कान हैं। वही पेड़ इस पूरे मामले का इकलौता और सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह है। आशुतोष, तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास जाओ। ये लो मेरी मुखिया की मोहर वाली अंगूठी। उस पेड़ को यह अंगूठी दिखाना और कहना कि गांव के मुखिया धर्मेंद्र ने उसे पंचायत में गवाही देने के लिए तुरंत बुलाया है। मेरा आदेश पाकर वो पेड़ खुद चलकर यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई पंचायत के सामने रख देगा। धर्मेंद्र की इस अजीबोगरीब बात को सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हमारे सरपंच जी सठिया गए हैं? भला पेड़ भी कहीं चलकर आते हैं और गवाही देते हैं। कुछ बुजुर्गों को आशुतोष के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारे के पैसे तो गए, अब उसे पंचायत में बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। और लल्लू ये सब सुनकर मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। सरपंच तो बेवकूफ निकला। भला एक निर्जीव पेड़ कैसे चलकर आएगा और कैसे गवाही देगा? इसका मतलब मेरा झूठ कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा और ये 500 सोने के सिक्के अब हमेशा के लिए मेरे हो गए। आशुतोष को भी सरपंच की बात अटपटी लगी, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बिना कोई सवाल किए वो अंगूठी ली और गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ की ओर भारी कदमों से चल दिए। अब चौपाल में एक अजीब सी खामोशी और इंतजार का माहौल था। धर्मेंद्र अपनी कुर्सी पर आंखें बंद किए बिल्कुल शांत बैठे थे। लल्लू अपनी मूंछों पर ताव देते हुए विजय भाव के साथ खड़ा था। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए। तभी धर्मेंद्र ने अचानक अपनी आंखें खोली और जानबूझकर बहुत ही सामान्य लहजे में लल्लू से एक सवाल पूछा। अरे लल्लू,
आशुतोष को गए हुए तो बहुत लंबा समय बीत गया, वो अब तक लौट कर क्यों नहीं आया? धूप भी बहुत तेज हो गई है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही? वैसे एक बात बताओ, वो बरगद का पेड़ यहाँ से कितनी दूर है? क्या आशुतोष अब तक उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा या अभी उसे और समय लगेगा? धर्मेंद्र के इस अचानक और बहुत ही साधारण से दिखने वाले सवाल पर लल्लू ने बिना अपना दिमाग लगाए अपनी ओवर स्मार्टनेस में तुरंत जवाब दिया। अरे सरपंच जी, वो पुराना बरगद का पेड़ तो गांव के बाहर बहुत दूर है और उस वीरान झोपड़ी तक जाने वाला जो कच्चा रास्ता है ना, वो पूरा बड़े बड़े नुकीले पत्थरों और कंकड़ों से भरा पड़ा है। वहाँ चलना बहुत मुश्किल है। आशुतोष जी इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकते। उन्हें वहाँ तक जाने और वापस लौटने में अभी काफी लंबा समय लगेगा। लल्लू के मुंह से ये सब बात निकलते ही धर्मेंद्र के चेहरे पर एक शानदार और विजयी मुस्कान फैल गई। पूरी पंचायत जो अब तक धूप से परेशान हो रही थी, एकदम सन्न रह गई। लल्लू को जैसे ही अपनी कही हुई बातों का एहसास हुआ, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने घबराहट में अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। लल्लू, तुमने तो अपनी ही जीभ से अपना अपराध साबित कर दिया। अभी कुछ देर पहले तो तुम पंचायत के सामने कस्में खा रहे थे कि तुम उस दिन उस ताड़ की झोपड़ी की तरफ गए ही नहीं। तुमने कहा था कि तुमने वहाँ बैठकर कोई चिकन पराठा नहीं खाया। फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो बरगद का पेड़ और वो झोपड़ी गाँव से कितनी दूर है? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम कभी उस रास्ते पर गए ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि उस झोपड़ी तक जाने वाला रास्ता नुकीले पत्थरों और कंकड़ों से भरा है? इसका सीधा मतलब है कि आशुतोष का एक एक शब्द सच है और तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। धर्मेंद्र के इस तर्कपूर्ण वार के सामने लल्लू के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसकी चोरी पकड़े जाने पर चेहरा एकदम कागज की तरह सफेद पड़ गया था। डर के मारे उसके घुटने कांपने लगे और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। पंचायत में बैठे सभी गांव वालों का खून खौल उठा और वह लल्लू को गालियां देने लगे। अरे ओ नीच इंसान, जिस आदमी ने तेरे बुरे वक्त में तेरी बेटी की इज्जत बचाई, तूने उसी के साथ गद्दारी की। तुझ पर तो थूकना भी पाप है। चारों तरफ से लल्लू पर धिक्कार की बारिश होने लगी। ठीक उसी समय आशुतोष पसीने से लथपथ और थका हुआ पंचायत में वापस लौटा। उसने बहुत ही उदास नजरों से धर्मेंद्र की ओर देखा और मायूस स्वर में कहा, सरपंच जी, मैंने आपके कहे अनुसार उस बरगद के पेड़ को आपकी मोहर वाली अंगूठी दिखाई और बहुत मिन्नतें की कि वह गवाही देने चले, लेकिन वह पेड़ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और न ही उसने कोई जवाब दिया। मुझे माफ कीजिएगा, मैं यह न्याय की लड़ाई हार गया। तुम हारे नहीं हो मेरे दोस्त आशुतोष, बल्कि तुम पूरी तरह से जीत गए हो। तुम जिस काम के लिए गए थे वह 100% सफल हुआ। वह बरगद का पेड़ खुद चलकर यहाँ नहीं आया तो क्या हुआ? उसने अपनी गवाही इस धोखेबाज लल्लू के मुंह से ही हम तक पहुँचा दी है। लल्लू का सारा झूठ बेनकाब हो चुका है और आज सत्य की जीत हुई है। ये सुनते ही लल्लू की बची कुची हिम्मत भी टूट गई। वो रोते और गिड़गिड़ाते हुए सीधा दौड़कर धर्मेंद्र और आशुतोष के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए आशुतोष जी। मेरे लालची दिमाग में शैतान बैठ गया था। आपने मेरी बेटी के कन्यादान के समय मेरी मदद की और मैंने एक नमक हराम कुत्ते की तरह आपको ही धोखा दिया। कृपया मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए या जेल मत भेजिए। मैं आज ही अपना खेत और घर गिरवी रखकर या बेचकर आशुतोष जी की पाई पूरे ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। धर्मेंद्र ने लल्लू की उस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया। अगले ही दिन लल्लू को अपनी संपत्ति बेचकर आशुतोष के पूरे 500 स्वर्ण के सिक्के, उस पर लगा भारी ब्याज सब चुकाना पड़ा। आशुतोष ने अपनी रकम वापस मिलने पर सरपंच धर्मेंद्र की इस गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। पूरे गांव ने धर्मेंद्र के इस अनोखे फैसले और उनकी बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की और ये किस्सा हमेशा के लिए गांव की कहानियों में अमर हो गया।